Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I am Professor Muhammad Nadeem Adil with the new lesson. Today we will learn about the applications of Gauss's law. Last lesson में हमने देखा कि Gauss's law का प्रूफ क्या है, Gauss's law को कैसे अप्लाई किया जाता है, और फिर हमने ये भी देखा कि Gauss's law की एप्लीकेशन के वक्त किन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। आज के लेसन में हम देखेंगे कि गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए एक हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। दूसरी बात कि एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और इसकी थर्ड एप्लीकेशन फाइनल जो हम पढ़ेंगे उसमें दो पैरेलल अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए हमें 2-3 स्टेप सामने रखने पड़ते हैं। पहले स्टेप में हम गॉसियन सरफेस को कंसीडर किया करते हैं और हमने कहा था ये गॉसियन सरफेस आर्बिट्रेरी शेप की होती है और ये इस तरह से चूज़ की जाती है कि वो पॉइंट जहां इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो इस गॉसियन सरफेस में लाई करता है। दूसरे स्टेप में हमने कहा कि हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर की मदद से हम पहले फ्लक्स निकालेंगे, फिर गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हुए फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे और आखिर में हम इन दोनों को कंपेयर करके इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इन्हीं स्टेप्स को सामने रखते हुए पहली एप्लीकेशन की तरफ आते हैं जिसमें हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है इनसाइड ए हॉलो चार्ज स्फीयर। हॉलो चार्ज स्फीयर से मुराद ये है एक ऐसा स्फीयर जो अंदर से खाली है और उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है, जबकि इसकी सरफेस के ऊपर बहुत सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो कंसीडर करते हैं हम एक हॉलो चार्ज स्फीयर जिसका रेडियस कैपिटल आर है। इसकी सरफेस के ऊपर आपको ये पॉजिटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है। हमने चूंकि गॉसेस लॉ को अप्लाई करना है तो हमने कहा इसके लिए गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी। हमने गॉसियन सरफेस को यहाँ रेड कलर से इसी एक स्फीयर की शक्ल में लिया, लेकिन इसका रेडियस हमने आर प्राइम ले लिया। इसीलिए हमने लिखा कि आर प्राइम क्या है, ये लेस है आर से, यानी ये गॉसियन सरफेस इनसाइड द हॉलो चार्ज स्फीयर मौजूद है। तो स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्राइम इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस एंड इट इज पासिंग थ्रू ए पॉइंट वेयर ई इज टू बी कैलकुलेटेड। हमें इस सरफेस के अंदर ई को कैलकुलेट करना है। तो बेटा हमने किया कि फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस फार्मूला के जरिए कैलकुलेट किया, मैथमेटिकल फार्मूला जो था जिसमें हमने लिखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर का। हम देख रहे हैं एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ये सरफेस के परपेंडिकुलर हमें एरिया वेक्टर नजर आ रहा है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है उसकी वैल्यू 0 है क्योंकि ई और ए पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 की सूरत में आ गया। अब हम गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। हमें मालूम है स्टेटमेंट के मुताबिक गॉसेस लॉ की डेफिनेशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हमने यहाँ टोटल चार्ज की जगह लफ्ज क्यू लगा लिया, तो फाई E that is electric flux 1/ε0 time into Q that is the product of 1/ε0 and charge. Since there is no charge enclosed in the surface, देखिएगा जरा गॉसियन सरफेस में कोई चार्ज हमें नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब Q की वैल्यू यहाँ 0 है। इस वैल्यू को अगर हम गॉसेस लॉ में अप्लाई करें तो बेटा फाई E की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। इसे इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। लास्ट स्टेप में हम क्या करते थे, दोनों फ्लक्स को कंपेयर कर लिया करते थे। तो इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर किया जिससे हमारे पास ई ए का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ गया। हम जानते हैं प्रोडक्ट में कोई एक वैल्यू 0 हो सकती है, चूंकि एरिया किसी स्फीयर का 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। इसका मतलब किसी भी हॉलो चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है।
इसको हम फील्ड फ्री रीजन का नाम देते हैं। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है उस एरिया को हम फील्ड फ्री रीजन कहते हैं। इसके इंटीरियर में अगर हम कोई इक्विपमेंट रख देते हैं तो वो शील्डेड होगा और उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अमल नहीं कर सकेगा। अब इसकी हम दूसरी एप्लीकेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब सेकंड एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। सेकंड एप्लीकेशन में हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी है ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। इनफाइनाइट शीट का मतलब एक बहुत बड़ी हमारे पास शीट है जिसके ऊपर चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिगर में हमने उसका एक फाइनाइट हिस्सा दिखाया है जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस शीट के ऊपर ये जो चार्जेस मौजूद हैं इसकी मदद से हम चार्ज डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। नाउ वी विल सी हाउ वी कैन अप्लाई गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें मालूम है कि हमें एक गाशियन सरफेस पहले कंसीडर करनी पड़ेगी। और गाशियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी सरफेस है जिसको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं कि ई जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस गाशियन सरफेस में लाई करता है। तो बेटा ये हमने क्या किया, ये एक पॉइंट पी ले लिया जिसको हम गाशियन सरफेस इसके इर्द गिर्द कंसीडर करते हैं। ये गाशियन सरफेस हमने एक सिलेंडर की शक्ल में ले लिया जो शीट से पास हो रहा है। शीट की बैक साइड पे हमें इसकी सरफेस S2 नज़र आ रही है, फ्रंट साइड पे इसकी सरफेस S1 नज़र आ रही है। शीट में से जो हिस्सा पास कर रहा है ये कर्व सरफेस है जिसको मैंने S3 से डिनोट किया है। अब इन तीन सरफेसेस पे मैंने एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन शो की। देखिएगा S1 सरफेस पे पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन और इस सरफेस का एरिया वेक्टर ये दोनों पैरेलल हैं। सिमिलरली S2 पर भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर पैरेलल है। जबकि सरफेस S3 जो हमें नजर आ रही है ये कर्व सरफेस है, इसके ऊपर अगर नॉर्मल ड्रा करें तो ये नॉर्मल की शक्ल एरिया वेक्टर की सूरत में मैंने दिखाई। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर में एंगल 90 का बन रहा है। तो फार्मूला को अप्लाई करते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स थ्रू सरफेस S1, हमने कहा जी S1 के अंदर आप देख रहे हैं E और A पैरेलल है। हमने इस फार्मूले को E डॉट A लिखा, कॉज ऑफ द एंगल थीटा, थीटा 0 है तो फ्लक्स जो इससे गुजर रहा है उसे φ1 कहा। ये मेरे पास इक्वेशन 1 आ गई। फ्लक्स थ्रू S2, दूसरी से हमने जो फ्लक्स को कैलकुलेट किया सरफेस S2 पे उसको भी हमने देखा कि पैरेलल है, उसमें भी एंगल, तो मेरे पास ये थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो फ्लक्स 2 जो हमने सरफेस 2 पे कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू भी मेरे पास EA आ गई। अब कर्व सरफेस की तरफ चलते हैं। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस S3 ये हमने देखा, तो S3 जो है इससे हमने फार्मूला अप्लाई किया, प्रोडक्ट ऑफ E एंड A। फ्लक्स 3 जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं सरफेस 3 पे, इसमें EA कॉज एंगल थीटा लगाया और थीटा की वैल्यू चूंकि 90 है तो ये वैल्यू 0 आ गई। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऐड कर दिया तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 आ गया। यहाँ से हमने टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकाला ये बेटा वैल्यूज पुट करने के बाद इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2EA के बराबर आ रहा है। अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करते हैं। तो गॉसेस लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε0 टाइम चार्ज एनक्लोज्ड होता है। अब चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए हमने स्टार्ट में कहा कि इस शीट के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, उसको हमने सिग्मा से डिनोट कर दिया। चूंकि डेफिनेशन के मुताबिक सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर एरिया है तो बेटा ये सरफेस चार्ज डेंसिटी Q ओवर A, अगर Q हमने इसे चार्ज को कंसीडर कर लिया, यहाँ से चार्ज की वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया। टोटल फ्लक्स जो हमारे पास गॉसेस लॉ को अप्लाई करके आया उसे इक्वेशन नंबर हमने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया। स्टूडेंट्स, हमने फार्मूले के जरिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करके दोनों तरफ से फ्लक्स को कैलकुलेट कर लिया जिसे इक्वेशन नंबर 4 और 5 से हमने रिप्रेजेंट कर दिया।
अब लास्ट स्टेप ये है कि हम क्या करते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो बेटा जब 4 और 5 को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है, 1/ε0 और ये सिग्मा ए। स्टूडेंट्स ए और ए दोनों तरफ कॉमन है, एक जैसा है, तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मेरे पास कुछ इस तरह की वैल्यू आ गई। चूंकि हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट कर दी है तो इसकी वैल्यू ये हमारे पास कैलकुलेट हो गई। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड है जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये σ/2ε0 है। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे हमें एक यूनिट वेक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, ये यूनिट वेक्टर आर हैट हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। अब स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट में कंसीडर किया था कि इनफाइनाइट शीट का वो जो हमने सैंपल लिया था, जिसको हमने यहाँ फिगर में फाइनाइट शो किया है, ये इनफाइनाइट शीट, इसके ऊपर चार्जेस पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अगर चार्जेस नेगेटिव होते तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो थी इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाना था। इस सूरत में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज हमारे पास यहाँ एक साइन आ जाता नेगेटिव का, और इसमें बाकी वैल्यूज उसी तरह से लेनी थी। तो ये बेटा हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। तो ये सेकंड एप्लीकेशन थी। थर्ड एप्लीकेशन के लिए नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।